तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू सब्जेक्ट दैट इज आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक, इसी में हम लोग प्री स्ट्रेस को भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी हम लोग करेंगे, इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में रहेगा ये आपका प्री स्ट्रेस और आरसीसी दोनों आपका कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक? तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जो आपका सीमेंट का कंक्रीट हमने बनाया है, उस सीमेंट के कंक्रीट में कुछ रेनफोर्समेंट हम लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो सवाल ये मेरा आपसे ये है कि व्हाई वी आर रेनफोर्सिंग योर सीमेंट कंक्रीट। उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो द ओनली रीजन इज दिस कि अगर मैं कंक्रीट की बात करूं, हाँ स्ट्रेंथ की बात है ही है, स्ट्रेंथ की बात है ही है। तो अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट है ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कंक्रीट की बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कंक्रीट में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। बट जब बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की, जब बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड आप बोल सकते हैं कि 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपका कंक्रीट के अंदर है, कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो आप देख सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका जो कंक्रीट का है उसका 10% है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर भी टेंशन या कहीं पर भी टेंसाइल फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं और आपने वहां पे कंक्रीट लगा रखा है, तो वहां पे कंक्रीट के फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हो गए। दूसरी ओर अगर मैं मटेरियल बिहेवियर की बात करूं, तो कंक्रीट आपका जो होता है, कंक्रीट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्रिटल मटेरियल। कंक्रीट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्रिटल मटेरियल, सही बात है कि नहीं। पॉइजन रेशियो कितना होता है कंक्रीट का, 0.200। सही बात है, लिखवाया था मैंने। और डिपेंड करेगा आपके किसके ऊपर, डिपेंड करेगा आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। यस, कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा, यही बात बोली थी। ठीक है, अब बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंक्रीट आपका एक ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ब्रिटल मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ब्रिटल मटेरियल जो है, जैसे ही उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स आती है, तो वो बिना इंडिकेशन के, बिना साइन के आपके सामने एकदम से वो फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल उसका दिया था, जब भी हम ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल लिखते हैं तो हम लोग वहां पे कंक्रीट को भी लिखते हैं। तो कंक्रीट आपका एक ब्रिटल मटेरियल है, बिना बिना किसी इंडिकेशन से अगर उसमें टेंसाइल फोर्सेस डेवलप होते हैं तो वो आपका फेल हो जाता है। तो अब देखिए, स्ट्रेंथ तो कंक्रीट में बहुत अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जैसी टेंसाइल फोर्सेज आ रही हैं, तो टेंसाइल फोर्सेज आ रही हैं तो आपका जो कंक्रीट है उसमें स्ट्रेंथ इतनी अच्छी खासी है नहीं। अब मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी मेरे को कंपोनेंट बनाना है स्ट्रक्चर का। अब स्ट्रक्चर के बहुत सारे कंपोनेंट है, कॉलम्स आर देयर, कॉलम्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम्स में क्या है आपका, कॉलम्स में क्या है आपके पास, वैसे ही कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है। पर फिर भी हम लोग रेनफोर्समेंट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि फर्दर कॉलम का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को और एनहेंसमेंट मिलती है और इंक्रीज आपका हो जाता है अगर आप रेनफोर्समेंट यूज करते हैं तो। ठीक, दूसरी ओर बीम है, बीम भी आपका क्या है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। अगर बीम की बात करें तो बीम पे लेटरल लोड्स भी आते हैं। तो लेटरल लोड्स भी आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बीम आपका बेंड हो रहा है। अगर बीम आपका बेंड हो रहा है, अब मान लो मैं बीम बीम बना रहा हूँ, दिस इज योर बीम राइट, ये आपका बीम। बीम इज सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड्स आल्सो। तो जैसे ही लेटरल लोड्स आ गए तो आपका बीम क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। सही बात है कि नहीं, बीम आपका ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। इतना ज्यादा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट कुछ मात्रा में डिफ्लेक्ट तो होगा। मान लो बीम आपका डिफ्लेक्ट हो गया लाइक दिस। अब ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन और ड्यू टू दिस एप्लीकेशन ऑफ लोड, देयर विल बी सम स्ट्रेसेस विल बी डेवलप। कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, जल्दी से बोलो। अगर मैं बात करूं, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, इफ दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, अगर आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो बताइए न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि ये तो फाइबर है, ऊपर वाले फाइबर्स तो अंदर की तरफ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऊपर वाले फाइबर्स में तो आपको कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही मैं नीचे वाले फाइबर की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले फाइबर की बात कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका टेंशन आ गया। तो जैसे ही आपका यहाँ पे टेंशन आ गया, तो आपका अगर आपने जो बीम है, बीम आपने सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का बनाया है, फिर आपको टेंशन वाली बात हो जाती है। क्यों, क्योंकि टेंशन जो है कंक्रीट बिल्कुल भी नहीं ले पाता है, तो वो तो आपका क्रैक होगा, वो तो आपका फेल होगा। तो इसी चीज से निजात पाने के लिए हमने क्या किया, हमने रेनफोर्समेंट जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ रेनफोर्समेंट हम लोग यहाँ पे, स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। माइल्ड स्टील जनरली आपका जो आपका रेनफोर्समेंट रहता है, ठीक है, हायर ग्रेड स्टील का भी रहता है। तो जनरली हम लोग स्टील को ही हम लोग जो है रेनफोर्समेंट की तरह यूज करते हैं। अब दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि वाई स्टील, सिर्फ स्टील को ही क्यों चूज किया हमने, स्टील को ही क्यों चूज किया एज अ रेनफोर्समेंट, एज अ रेनफोर्समेंट हमने स्टील को ही क्यों चूज किया।
तो रेनफोर्समेंट हमने स्टील को इसलिए चूज किया क्योंकि जब मैं अल्फा की बात करता हूँ, अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, सही बात है कि नहीं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा की जो वैल्यू होती है वो स्टील और कंक्रीट की ऑलमोस्ट बराबर होती है या सेम होती है। अब इसकी वजह से क्या फायदा हुआ, इसकी वजह से ये फायदा होगा कि अगर टेम्परेचर की वजह से कुछ भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, अगर मान लो इसके अंदर आपने रेनफोर्समेंट लगा रखा है और स्टील रेनफोर्समेंट आपने यूज किया है, तो अगर ये आपका इतना टेम्परेचर की वजह से मान लो इसमें इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है तो सेम स्टील भी आपका सेम डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी सेम रहती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्टील बार्स एज अ रेनफोर्समेंट। तो इसीलिए हम लोग स्टील बार जो है आपको रेनफोर्समेंट की तरह यूज करते हैं, बाकी कुछ और मटेरियल को क्यों यूज नहीं करते हैं, अल्फा की वैल्यू आपकी वेरिएशन आ जाती है, पहली बात तो क्लियर है बात, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल बहुत सारे डक्टाइल मटेरियल है ना, स्टील इज वन ऑफ द डक्टाइल मटेरियल। स्टील क्या है आपका, डक्टाइल मटेरियल है। स्टील का हमारा स्टील यूज करने का हमारा पर्पज क्या है, स्टील यूज करने का हमारा पर्पज यही है ना, जो भी आपका टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट आपका जो नहीं एक्वायर कर पा रहा है तो उसको वहां पे स्टील जाके उसको रेजिस्ट कर ले, क्लियर है बात, यही बात है हमारी। तो रेनफोर्समेंट इंट्रोड्यूस करने का मकसद हमारा यही था कि आपका जो कंक्रीट है, कंक्रीट आपका ब्रिटल मटेरियल है, तो कंक्रीट को यूज करते हुए जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो एक ब्रिटल कंपोनेंट बनेगा। तो कहीं ना कहीं उस कंपोनेंट को हम लोग डक्टाइल बिहेवियर करने के लिए, कहीं ना कहीं डक्टिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने स्टील रेनफोर्समेंट को यूज किया। और स्टील रेनफोर्समेंट जनरली हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, वो ऐसे पर्टिकुलर लोकेशंस पे यूज करेंगे जहां पे आपको जहां पे आपका जो टेंसाइल स्ट्रेस का अगर मैं बात करूं तो टेंसाइल स्ट्रेस जहां पे आपका डेवलप हो रहा है उन लोकेशंस पे जनरली हम लोग स्टील को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई रेनफोर्समेंट सीमेंट या आरसीसी आपका तब जाके इंट्रोड्यूस होता है, इसी वजह से आपका आरसीसी का कंसेप्ट आता है, क्लियर है बात, यस। तो ये बात समझ में आ गई कि आरसीसी क्या है, या आरसीसी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो सीमेंट का हमने कंक्रीट बनाया उसमें रेनफोर्समेंट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, और रेनफोर्समेंट हम लोग स्टील बार्स को ही यूज करते हैं और स्टील बार्स को ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी डिस्कशन थी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बोलो, ठीक है जी बात। तो ये तो रही आपकी जनरल डिस्कशन, ये तो रही आपकी जनरल डिस्कशन। अब उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है सर हमने आरसीसी सुन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको हमारे को आरसीसी तो पता है, हमारे को आपने बता भी दिया, वरना मेरे को पहले भी पता था, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आ जाता है आपके पास, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या है, अब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या है कि हम लोग कंक्रीट का जो मेंबर है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन रहेगी, जैसे आपका आरसीसी खत्म होगा उसका प्री स्ट्रेस हम लोग शुरू करेंगे। एक ओवरव्यू आपको देख रहा हूँ कि टाइप ऑफ कंक्रीट या टाइप ऑफ आपका जो सेक्शंस है किस तरीके से हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का सेक्शन भी आपका होता है, आरसीसी का सेक्शन भी होता है, और आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट का आपका सेक्शन भी होता है। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट की तरफ हम लोग क्यों जाते हैं, जब कभी भी आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना है जहां पर आप थोड़ा सा भी क्रैक नहीं चाहते हैं, ठीक, एक हेयर लाइन क्रैक भी आप लोग वहां पे अलाउड नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आपको प्रीस्ट्रेस कंक्रीट आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और वहां पे आप प्रीस्ट्रेस कंक्रीट यूज करते हो। अब प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि आपको एक चीज पता है, क्या पता है, आपको ये पता है कि कंक्रीट जो है, कंक्रीट इज वीक इन, इसमें कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। तो प्री स्ट्रेस का मकसद ये है कि पूरा का पूरा सेक्शन जो है ना, पूरे के पूरे सेक्शन को इस तरीके से पहले ही स्ट्रेस कर दो, पहले ही वहां पे स्ट्रेसेस डेवलप कर दो कि सच दैट उसके ऊपर जब एक्सटर्नल या लाइव लोड आपका आएगा उसके वजह से जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो सारे के सारे कंप्रेशन के अंदर ही रहेंगे। बात समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई तो अब देखिए जरा क्या करना है आपको। प्री स्ट्रेस में हम लोग करते क्या है, हम लोग करते क्या है कि पहले ही हम लोग रेनफोर्समेंट लगा देते हैं, या आप बोल सकते हैं कि बाद में भी लगा सकते हैं, पोस्ट टेंशन और प्री टेंशन दो कंसेप्ट होते हैं इसमें। मैं आपको पहले वाला समझा देता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अब ये लोड लगा ना, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं, बाकी डिजाइनिंग पूरा सिखाऊंगा प्री स्ट्रेस में। ये लोड लगा रहे हैं, ठीक, ये हमने लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से क्या हो गया, आपका बीम इस तरीके से रोटेट हो गया, आपका बीम इस तरीके से बेंड हो गया, सॉरी, आपका बीम इस तरीके से बेंड हो गया, कोई दिक्कत, बेंड हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे टेंशन आपका आ गया, टेंशन आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम प्री स्ट्रेस का कंसेप्ट क्या है, प्री स्ट्रेस का कंसेप्ट है कि ये वाला जो टेंशन है ना, ये टेंशन को भी हमको हटा देना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ये जो टेंशन डेवलप हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन से हमने टेंशन को हटाना है, और पूरे के पूरे पोर्शन में आपको क्या करना है, क्या करना है, पूरे के पूरे पोर्शन में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आए ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द लोड्स। हम क्या करेंगे,
बेंड इस तरीके से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपका जो कंक्रीट का सेक्शन है, कंक्रीट के सेक्शन को इस तरीके से हम लोग स्ट्रेस करेंगे, कंक्रीट के सेक्शन को इस तरीके से हम लोग स्ट्रेस करेंगे कि फर्दर, अब आप लोग यहाँ पे देखो जरा, इस तरीके से स्ट्रेस करेंगे हम लोग कंक्रीट के सेक्शन को कि लो आपका ये कंक्रीट का सेक्शन है, इसको वायर वायर लगा के या कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस करेंगे इस तरीके से कि बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे फोर्स फोर्स लगा के पूरा कस देंगे उसको हम लोग कंक्रीट को। उसकी वजह से क्या होगा कि पहले ही यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में आपका टेंशन डेवलप हो जाएगा और नीचे वाला सेक्शन आपका कंप्रेशन में आ जाएगा। नीचे वाला सेक्शन आपका पूरा का पूरा कंप्रेशन में आ जाएगा। नीचे वाला सेक्शन पूरा का पूरा आपका क्या आ जाएगा, कंप्रेशन में आ जाएगा, बिल्कुल बांध देंगे हम लोग। अब क्या हो गया, अब आपका लोड आपने लगाया, लोड लगाने के बाद अब फर्दर ये आपका जो मेंबर है, मेंबर बेंड होने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस ही बात है, बेंड तो हो गई लोड की वजह से, बट पहले ही आपने नीचे इतना कंप्रेशन डेवलप करके रखा हुआ है, इतना आपने उसको कंप्रेसिव फोर्स लगा के रखा है कि रिजल्टेंट जो आपका यहाँ पे टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है वो आपका पूरा का पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहीं ना कहीं आपको कंप्रेशन में देखने को मिल जाएगा। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ ये कि पूरा का पूरा जो कंक्रीट का सेक्शन है वो कंप्रेशन में आ गया। अब आपको एक और चीज मालूम है, क्या मालूम है, अगर कंक्रीट को कंप्रेशन में है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ काफी अच्छा रहता है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज वेरी हाई, क्योंकि कंक्रीट आपका ब्रिटल है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। तो दैट्स वाई प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम लोग इस तरीके से करते हैं कि कंक्रीट को पहले ही हम लोग स्ट्रेस कर देते हैं ताकि जो रिजल्टेंट आपका जो स्ट्रेस डेवलप हो नीचे वाले फाइबर्स पे वो आपका कंप्रेशन में ही रहे। तो ये कंसेप्ट है आपका प्री स्ट्रेस का, और ये आपका कंसेप्ट है आपका किसका, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का। तो आरसीसी और प्री स्ट्रेस में फर्क समझ में आया सबको। तो ये पूरा का पूरा जो आपके पास एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जनरली आपका एक डिजाइन का सब्जेक्ट है, जहां पे हम लोग जो है पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं, पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल वी डिजाइन, यहाँ पे हम लोग बीम को डिजाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉलम्स को डिजाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्लैब को डिजाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन को डिजाइन करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है और डिजाइन से जितने भी आपके कोडल प्रोविजन है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट कोड के जो आपको रिकमेंडेशन है वो सारे के सारे अल्टीमेटली आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है। अब सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम डिजाइन करने वाले हैं, दूसरा शब्द मैंने यूज किया कि डिजाइन करेंगे, और साथ मैंने कहा कि आपको यहाँ पे कोड के सारे प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट कोड्स हम लोग आरसीसी के अंदर यूज करते हैं। डिफरेंट लोड्स के लिए अलग कोड होता है, लोड के लिए एक अलग कोड होता है, अर्थक्वेक के लिए अलग कोड होता है। जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा कोड कहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंट कोड जो आपको यूज हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के डिजाइन करने के लिए, ठीक, क्लियर है बात। अब उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल, एक जनरल सवाल पूछना चाहूंगा, एक जनरल सवाल पूछना चाहूंगा। पहले एक चीज बताओ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोड इन द डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। कोड में क्या होता है, कोड जो भी आप लोग डिजाइन करते हैं, जो भी आपके पास कोड अवेलेबल है, सबसे पहली बात तो वो कोड को बनाने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखे गए होते हैं, और हर एक फैक्टर के लिए, हर एक कंडीशन के लिए आपके पास एक वैल्यू है, आपके पास एक वैल्यू है। अगर आप उस कोड को फॉलो करके एक एक रिकमेंडेशन जो कोड में लिखी है, उस रिकमेंडेशन को अगर आप लोग फॉलो करके कंस्ट्रक्शन करते हो या कोई भी चीज को डिजाइन करते हो, तो आपका जो डिजाइन है उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी बात, आपने जो आपके पास जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी आपकी इंश्योर हो जाएगी, आपका स्ट्रक्चर आपका स्टेबल रहेगा, ठीक। दैट्स व्हाई वी गो फॉर कोड्स। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोड्स होते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोड होते हैं, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोड क्यों होते हैं, सब हर कंट्री का आप बोल सकते हैं कि टोपोग्राफी अलग है, हर कंट्री के इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, हर कंट्री का जो सॉइल डिपोजिशन है वो आपका अलग है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सॉइल डिपोजिशन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, इन्वायरमेंट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यूज दी जाती है, जिसकी वजह से आपका एक लॉन्ग पीरियड तक आपका स्ट्रक्चर चलता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आपका निकला होता है वो स्ट्रक्चर। उसका आपको एक जो है स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बना के आपको एक बुकलेट की तरह दी गई है कोड के अंदर। जब भी कुछ नया इन्वेंशन होता है तो अल्टीमेटली उसको क्या किया जाता है, वहां पे उसको रिवाइज भी किया जाता है। आप लिख सकते हैं दे इंश्योर what structural stability, they ensure structural stability and safety by specifying by specifying certain minimum design requirements, certain minimum design requirements, ठीक।
जो आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक आपको कुछ मिनिमम डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया आपको बताए जाते हैं। क्लियर है बात? यस। ठीक। दूसरा क्या है? दे इंश्योर अ कंसिस्टेंसी in procedures by adopting procedures adopted by the various designers of country the various designers in country the various designers in country। ठीक, तो ये कुछ फंडे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंस है आपका कोड का। ठीक है, क्लियर है बात? यस। आप बोल सकते हैं they protect against structural failure they protect against the structural failure that are caused by improper site construction practice improper site construction practice। तो ये कुछ जनरल बातें थी। अब काम की बातें कर लें। ठीक, अब काम की बातें करते हैं। तो बेसिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन, हेडिंग देंगे बेसिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड, बेसिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स बेसिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन कौन कौन से कोड्स आप यूज करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए, उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी फेमस, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, दैट इज योर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, दैट इज IS 456 2000। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक, हाँ जी। अगला जो आपका कोड है दैट इज योर इंडियन स्टैंडर्ड, 875। 1987। इसके 4 पार्ट है, 5 पार्ट है। पार्ट 1 to 5 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स, लोड्स के बारे में जानकारी देगा। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स। उसके बाद बात करते हैं IS 1893, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1893 2002। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया रहेगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो क्राइटेरिया फॉर
earthquake, criteria for earthquake resistant design of structure, ठीक। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कोड, दैट इज IS 13920 1993। यहाँ पे आपको बताई जाती है डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, of reinforced concrete structure subjected to seismic loads। ठीक है जी। एंड अगला कोड है आपके पास IS 1343 2012। ठीक, दिस इज द कोड फॉर pre-stress concrete, this is the code for pre-stress concrete। ये जो डिफरेंट कोड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं आरसीसी के अंदर। ठीक, देखिए अब बात करते हैं कंक्रीट के स्ट्रेंथ के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक, अब सबसे पहली बात तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है क्या, और क्यों हम लोग कंक्रीट के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेंथ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। देखिए, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कंक्रीट जो हम बना रहे हैं ना, कंक्रीट कैसे बना रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर, इस तरीके से आपका सीमेंट बन रहा है, तो इस तरीके से आपका कंक्रीट बन रहा है। यस, यही है ना कंक्रीट। ठीक, प्लस एडमिक्सचर भी कर रहे हैं तो एडमिक्सचर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब देखिए, अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आप बोल सकते हैं कि इसमें एक चीज तो है नहीं कंक्रीट के अंदर, एक से ज्यादा चीजें हैं। अब एक से ज्यादा चीजें हैं तो कहीं ना कहीं क्या है आपके पास, एक ये नॉन होमोजेनियस मिक्सचर है ये। यस, दिस इज अ नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर तो है नहीं ये, किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल से तो बना है नहीं, बहुत सारे मटेरियल्स। अब जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर साइट पे, किसी एक पर्टिकुलर साइट पे जब हम लोग एक कंक्रीट को मिक्स करते हैं, तो इस कंक्रीट से निकाला गया, अगर मैं इस कंक्रीट से मान लो 5-6 सैंपल निकाल दूं, या 5-6 सैंपल हम लोग इस कंक्रीट से निकालें, तो हर एक का स्ट्रेंथ आपका अलग आता है, हर एक का स्ट्रेंथ आपका अलग आता है। क्यों आता है, क्योंकि दिस इज द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो आपको कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इनकी सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग इनका जो है बिहेवियर है। ठीक, दूसरी ओर दिस इज अ कम्प्लीटली अ नॉन होमोजेनियस मिक्सचर, जिसके वजह से जिसकी वजह से जो भी आप लोग यहाँ से क्यूब निकालते हो, या जो भी आप लोग यहाँ से सैंपल निकालते हो, उस सैंपल का जो स्ट्रेंथ है आपका अलग आता है, उस सैंपल का जो स्ट्रेंथ है वो आपका अलग आता है। सेम वैल्यू किसी की भी नहीं आती। क्लियर है बात। अब सबसे पहली बात तो सर ऐसा क्यों है, ऐसा सबसे पहला रीजन तो आपका यही है। क्या रीजन है, कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, इनमें जो आपके पास ये जो इंग्रेडिएंट्स है, सबके अलग अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसकी वजह से आपका जो स्ट्रेंथ है ये आपका वेरी करता है। दूसरा रीजन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा रीजन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल आप जितना मर्जी कर लो, चाहे जितना मर्जी कोड को फॉलो कर लो, चाहे जितना मर्जी क्वालिटी कंट्रोल कर लो, तो वेरिएशन तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी कंक्रीट के अंदर। आपको कुछ डेविएशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कंक्रीट के अंदर। ठीक, अब सर जब डेविएशन आ रहा है तो अब कैसे इसका स्ट्रेंथ हम लोग मेजर करें, अब किस तरीके से हम लोग स्ट्रेंथ मेजर करें। तो इसके लिए फिर हमारे को एक शब्द दिया है, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ।
इसके लिए हमारे को एक शब्द दिया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है क्या? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है क्या, देखो जरा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है क्या, देखो जरा। एक लाइन लिख रहा हूं, लाइन लिख के बताएंगे आप। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ is the value of strength is the value of strength below which below which not more than below which not more than 5% of the test results 5% of the test results are expected to fail। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आई तो देखिए जरा मैंने क्या बोला, नहीं आई तो देखो जरा मैंने क्या बोला। तो मैंने ये बोला कि मान लो मैं एक कंक्रीट का ग्रेड बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक मान लो कंक्रीट का ग्रेड बना रहा हूँ, मान लो मैं M30 कंक्रीट में बनाना चाहता हूँ। तो M30 कंक्रीट में बनाना चाहता हूँ तो M डिनोट्स फॉर मिक्स एंड 30 इज योर व्हाट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 30 के आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, तो 30 के आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक। तो 30 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि मैं एक कंक्रीट बना रहा हूँ जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कंक्रीट मेरे को बनाना है, इसके लिए मैंने डिफरेंट रेशियोज में मैंने जो है सैंड सीमेंट और जो भी मेरे को लगाना था, वाटर लगाना था, वो मैंने ऐड कर दिया। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि मैंने क्या किया, ये आपका मिक्स तैयार हो गया, M30 कंक्रीट बना दिया मैंने, M30 कंक्रीट बना दिया। अब इस M30 कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है मैं कैसे चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा कि आपका M30 कंक्रीट है। मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ सैंपल्स लिए, यहाँ से कुछ सैंपल्स लिए। अब नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लेना है वो डिपेंड करता है कि कितना आपने कंक्रीट कास्ट कर रखा है, कितना कंक्रीट आपने मिक्स कर रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात। कितना कंक्रीट आपने मिक्स कर रखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है कितना सैंपल आप लोग कलेक्ट करते हो। और हर एक सैंपल में जो आपके पास स्पेसिमिन होता है, उस स्पेसिमिन के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ये भी मैं लिखवाऊंगा कि कितने स्पेसिमिन एक सैंपल में आप लोग कलेक्ट करते हो और कितना सैंपल जो है आप एक जो कंक्रीट मास है वो आप लोग लेते हो। देखो, यहाँ से मैंने एक सैंपल लिया, उस सैंपल में से मैंने 3-4 क्यूब कास्ट किए। सैंपल लिया, इस सैंपल में से मैंने 3-4 क्यूब कास्ट किए। चलो 3-4 समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, मान लो मैंने सैंपल लिया और सैंपल में से मैंने 100 क्यूब कास्ट किए। कितने क्यूब कास्ट किए, एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 क्यूब नहीं करते वैसे। मान लो मैंने 100 क्यूब कास्ट किए। अब 100 क्यूब कास्ट किए तो हर एक क्यूब का मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ कब चेक करूंगा मैं, 28 दिन के बाद। स्ट्रेंथ कब चेक करूंगा मैं, 28 दिन के बाद। तो 28 दिन के बाद जब मैंने स्ट्रेंथ चेक किया तो मेरे को क्या देखने को मिला कि कुछ कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो आपका आ रहा है, मान लो 26 से शुरू हुआ स्ट्रेंथ, ठीक। मान लो किसी का बहुत कम आ रहा है, बहुत कम कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, 26.6 लाइक इस तरीके से। दूसरा आया, उसका आया 27.5 इस तरीके से। उसके बाद आया आपका 28.5, उसके बाद आया 29, ठीक, उसके बाद आया 29.5। तो ये क्या बोलता है कि अगर 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 मेरे को इस पर्टिकुलर 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर का कंक्रीट बनाना है, तो वो क्या बोल रहा है कि 5% से जो आपके टेस्ट रिजल्ट है, 5% से ज्यादा जो आपके टेस्ट रिजल्ट है, वो आपके 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आपके कंक्रीट में फेल हो जाए। नहीं, बात समझ नहीं आई। अरे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100 क्यूब मैंने कास्ट किए, 100 क्यूब मैंने कास्ट किए, मैं बनाने वाला हूँ कितना, 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर वाला कंक्रीट मेरे को बनाना है। तो ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ 5 या उससे कम आपके क्यूब्स ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ क्या हो, 30 से कम हो, जिनकी स्ट्रेंथ क्या हो, 30 से कम हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जिनकी स्ट्रेंथ 30 से कम होगी वही तो आपके फेल हो जाएंगे, वही तो आपका फेल होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ज्यादा तो जितने मर्जी है, ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की वो वैल्यू, स्ट्रेंथ की वो वैल्यू जहां पे अगर मैं सैंपल कलेक्ट कर रहा हूं तो सिर्फ 5% या उससे कम आपकी जो सैंपल है वही फेल हो रहा है, 5% से ज्यादा सैंपल आपके फेल नहीं हो रहे हैं। तो मतलब है अगर मैंने 100 क्यूब कास्ट किया, अगर मैंने 100 क्यूब कास्ट किया तो सिर्फ मेरे पास पांच ऐसे मेरे पास सिर्फ स्पेसिमेन आए या पांच मेरे पास ऐसे क्यूब्स आए जिनकी वैल्यू 30 से कम आ रही है, और बाकी की वैल्यू क्या आ रही है, 30 से ज्यादा आ रही है, 30 के बराबर आ रही है, 30.5, 30 इस तरीके से चल रही है, 36, 37 तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ में आई सबको? जल्दी से बोलो, क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, ममता, हिमानी, हिमानी, क्या ये बात समझ में आई? चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि 5% रिजल्ट्स, सिर्फ 5% रिजल्ट्स क्या होंगे? अगर मैं 30 न्यूटन पर एमएम का बना रहा हूं तो सिर्फ 5% रिजल्ट्स क्या होंगे? 5% रिजल्ट्स आर लेस देन 30 न्यूटन। 5% रिजल्ट्स आर योर लेस देन 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और 95% रिजल्ट्स क्या होंगे बेटा? 95% रिजल्ट्स क्या होंगे? ग्रेटर देन 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर इस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है तभी जाके बोलूंगा कि आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है? 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जनरली 3 से 4 क्यूब भी हम लोग जो है चेक करते हैं, 100 क्यूब नहीं चेक करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, और चेक कब करेंगे? 28 डेज पे चेक करेंगे हम लोग, 28 डेज पे लिखवाऊंगा आगे जाके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिखने की जरूरत नहीं, वरीड मत हो, सिर्फ समझो इस बात को अभी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सुनो, जल्दी से बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला था, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये कंक्रीट हमने कास्ट किया, इस कंक्रीट में से एक सैंपल लिया, इस सैंपल में से क्यूब कास्ट किए, इस सैंपल में से कुछ क्यूब कास्ट किए, ये जो क्यूब्स मैंने कास्ट किए इसको बोलते हैं स्पेसिमेन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिमेन। ठीक, ये स्पेसिमेन कहां से निकले? आपके सैंपल से निकले। तो ऐसे ही बहुत सारे सैंपल हम लोग ले लेते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सैंपल हम लोग ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे ही बहुत सारे सैंपल हम लोग ले लेते हैं और डिफरेंट सैंपल्स का आपका डिफरेंट रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होता है कि अलग अलग सैंपल में आपको अलग अलग कर्व, आपको अलग अलग पॉइंट देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलता है। तो फर्दर जब हम लोग एक कर्व प्लॉट करते हैं, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी कर्व, हम जिसको बेसिकली बोलते हैं, तो जब हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं तो कर्व आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है जब हम कंक्रीट की बात करते हैं। ठीक, तो जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस कर्व को हम लोग बेसिकली, आपका जो कर्व आपका निकल के आता है दैट इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं। तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बात समझ में आया? कर्व कैसे निकला आपका? कर्व कैसे आया? बहुत सारे सैंपल लिए आपने, अब कितने सारे सैंपल लेंगे वो डिपेंड करेगा कितना कंक्रीट आपने कास्ट कर रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके साथ आपने फर्दर डिफरेंट सैंपल्स लिए, सैंपल्स में जो क्यूब्स आए उनको टेस्ट किया, उस टेस्ट की वजह से आपको कुछ वैल्यूज मिली। अब वैल्यूज मिली तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर फर्दर आपका जो कर्व प्लॉट कर रहे हैं, कर्व प्लॉट कर रहे हैं हम लोग इन बिटवीन, यस, तो यहाँ पे जो हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं दैट इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, फ्रीक्वेंसी एंड बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो जो आपका कर्व आपको देखने को मिलता है, द कर्व विल बी लाइक दिस, कर्व विल बी लाइक दिस, इस टाइप का कर्व देखने को मिल जाता है। इस कर्व को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड योर नॉर्मल गॉसियन कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसको हम लोग बोल सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको देखने को मिल जाती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, क्लियर है बात? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक, अब देखो जरा, हमने जो ऊपर टेस्ट किया था, अब एक एक बात समझने की कोशिश करना। हमने ऊपर जो टेस्ट किया था, है ना, हमने ऊपर जो टेस्ट किया था, ऊपर टेस्ट किया था हमने 100 क्यूब कास्ट किए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऊपर जो हमने टेस्ट किया था उसमें हमने 100 क्यूब कास्ट किए, यस, याद है? ऊपर हमने 100 क्यूब कास्ट किए। अब 100 क्यूब कास्ट किए तो होगा क्या? क्या होगा? 100 क्यूब कास्ट किए तो हो गया क्या? जो आपके पास एक लास्ट वाला क्यूब था उसकी कम से कम वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा? कम से कम वैल्यू आ रही थी 26। जल्दी से बोलो, 26 आ रही थी ना उसकी? 26.5 कितना लिखा था मैंने वहां? 26.6। कम से कम वैल्यू आ रही 26.6। और जो आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मान लो M30 कंक्रीट के लिए ही बता रहा हूं मैं, जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी निकल के आ रही है मान लो 40 या 45 के आसपास आ रही है। ठीक,
और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर जो कंक्रीट है, ज्यादातर जो आपके पास स्पेसिमेन है वो इसी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, बाकी के सारे वैल्यूज इसी के बीच में आ रहे हैं। यस और नो जल्दी से बोलो, यस और नो जल्दी से बोलो। तो मैंने क्या करना है, मैंने एफसी के या जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसको 30 बोल रहा हूँ। तो 30 बोल रहा हूँ, तो आप इस कंक्रीट को आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ रहा है 30। ठीक, इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कब बोलूंगा, इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कब बोलूंगा, जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ कितना होगा बेटा, 5%, और बाकी का ये पोर्शन है, ये पोर्शन कितना होगा आपका, 95%। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कर्व कर्व समझ में आया आपको, कर्व समझ में आया आपको, जल्दी से बोलो, कर्व समझ में आया आपको? ये फ्रीक्वेंसी का कर्व है, ये फ्रीक्वेंसी का कर्व है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट कितने बार अकर कर रहा है, या एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ कितने बार अकर कर रहा है। तो ये जो पीक है ना, ये पीक आपको क्या बताएगा, ये पीक आपको क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक स्ट्रेंथ आ रहा है, स्ट्रेंथ की कुछ वैल्यू है, वो बहुत बार उसकी वैल्यू आ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से समझता हूं, तो 5% आपके जो है उस पर्टिकुलर वैल्यू जो है, उस पर्टिकुलर जो आपके पास स्ट्रेंथ है उससे कम होंगे, और बाकी का 95% वैल्यू जो है उससे ज्यादा होंगे, उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज्यादा होंगे। इस स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ सी के। इसी को हम लोग बोलते हैं एफ सी के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी से बोलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी से बोलो, यस और नो। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो टॉप वाला पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन आ रही है, इस टॉप वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक लाइन आ रही है, और यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रही है। कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, आपके स्ट्रेंथ वाले एक्सेस पे जाके एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। स्ट्रेंथ वाले एक्सेस पे आके ये स्ट्राइक कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे स्ट्रेंथ, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम लोग एफ एम, उसको बोलते हैं हम लोग एफ एम, दैट इज योर मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और आप बोल सकते हैं दैट इज योर मीन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, मीन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ। सही बात है कि नहीं? मीन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ दरअसल में क्या है, दिस इज जनरली फाउंड टू बी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम जो आपके पास स्ट्रेंथ की वैल्यू आ रही है क्यूब्स की, वो किसके आसपास आ रही है, आपकी मीन के आसपास है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो आ रही है क्यूब की, 100 में से आप बोल सकते हैं कि 20 या 25 जो आपके क्यूब्स थे उनकी स्ट्रेंथ आपकी एफएम के बराबर ही आ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही होगी, यही होगी ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलो। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओ तो क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इस कर्व की बात करूं, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। मतलब मैक्सिमम जो आपके कर्व्स आ रहे हैं, मैक्सिमम जो आपके क्यूब्स आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, इसके आसपास आ रही है। जो आपके पास ये जो कम स्ट्रेंथ वाले हैं और जो बहुत ज्यादा लोड दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसका स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो जो क्यूब्स होते हैं वो एक आधे निकल के आते हैं, कि जिनकी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा इसी पोर्शन, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा इसी पोर्शन में। क्लियर है? तो छोड़ो बरा इस बात को, एक बार छोड़ो, इस बात को तो एक बार छोड़ दो। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, जल्दी से बोलो, यहां तक बात समझ में आई सबको, यहां तक बात समझ में आई? तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई, एक चीज आपको समझ में आ गई, कि सबसे पहली बात तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है एफसी की क्या है, एफसी की आपकी वो वैल्यू है जहां पे 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर लेसर देन दैट वैल्यू, एंड 95% टेस्ट रिजल्ट्स आर ग्रेटर देन दैट वैल्यू। सही बात है? सही बात है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? तो एफ सी के दैट इज योर 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर लेसर देन दिस वैल्यू, एंड 95% results are results are greater than this value। ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक, दूसरी बात, अब मेरे पास एक और पॉइंट आ गया एफएम, दैट इज योर मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एफएम को क्या बोल रहा हूं मैं, मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या मीन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, मीन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज ऑल्सो नोन एज मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ।
इसका एक और नाम भी है मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसको और क्या बोल सकते हैं आप लोग? दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। सही बात है। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ठीक। अब इसको एवरेज वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो देखो जरा क्या हो रहा है। अगर मैं इसको एफ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है इसको मैं? एफ बोल रहा हूँ, ये इसको मैं बोल रहा हूँ मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो देखो यहां से इधर का एरिया, ये पूरे का पूरे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी से बोलो। जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं एफ की बात कर रहा हूं तो 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 50% results are what lesser than this value? yes or no? जल्दी से बोलो यार, yes or no? जल्दी से बोलो। 50% results are lesser than fm and 50% results are greater than this value। क्या ये बात सही है? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि नहीं? जल्दी से बोलो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 50% रिजल्ट इससे कम है और 50% रिजल्ट इससे ज्यादा है। अब इसको कंफ्यूज मत कर जाना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के साथ। और क्वेश्चन यहां से पूछता है, ये ध्यान में रखना, पहली क्लास है, पहली क्लास से क्वेश्चन है आपको। यहाँ से सवाल आपको गेट में भी मिलेगा, यहाँ से सवाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिलेगा, और यहाँ से सवाल आपके जो आपके जेई और एई एग्जाम में वहां पर भी मिलेगा। तो हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछता है और ये ट्रेंड है। क्लियर है बात? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ अगर मैं इस कर्व की बात करूं, कौन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की अगर मैं बात करूं, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। दिस इज योर मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। लेट दिस विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एफसीके एंड एफएम। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन एफसीके एंड एफएम। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग एफसीके लिखते जाएंगे आगे। ठीक है जी, ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या बोलता है कि मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल्स टू एफसीके प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, पहले तो यहाँ से यहाँ तक एफसीके तक पहुंचना है आपको, और फर्दर एफसीके के बाद इन दोनों का जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा, वेयर सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कौन देता है? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको मिलती है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या बोलता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो आपके कोड के, जो आपका कंक्रीट का ग्रेड है, उस कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये आपका ग्रेड है कंक्रीट का, और ये आपका सिग्मा है। क्या बोलता है? अगर आपका कंक्रीट का ग्रेड जो है, अगर आपका कंक्रीट का ग्रेड जो है वो M10 से लेके
M15 तक है, तो सिग्मा की वैल्यू आपकी रहेगी 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और जैसे ही आपका ग्रेड M20 एंड M25 हो जाता है, और M20 एंड M25, इसके लिए जो आपके पास सिग्मा की वैल्यू है 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एंड फर्दर क्या बोलता है कि M30 एंड अबव, मतलब M30 और उसके ऊपर वाला जो ग्रेड होगा, उसके लिए आपको एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करना है 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक आपको सिग्मा नहीं मालूम होगा, तब तक आप लोग एफ के और एफ के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक। दूसरी बात, आपसे बोल देगा कि ये ग्रेड का कंक्रीट है, बताओ जरा इसका मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताओ। उसके लिए भी आपको ये जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन और काफी इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने बना दिया गया। तो छोटा सा टेबल है, तो ध्यान रखेंगे 3.5 से लेके 4, उसके बाद 5। क्लियर है बात? 3.5 है, फिर 4 है, फिर 5 है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है? M10 और M10 और M15 कंक्रीट के लिए 3.5 है, M25 और M20 के लिए 4.0, M30 या उससे ज्यादा हो जाए फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 5 आप लोग ध्यान में रख लो। क्लियर है बात? क्लियर है बात? जल्दी से बोलो। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो लिखिए इसको फटाफट से। ये तो हो गई पहली बात। अच्छा, तो इसी को अप्लाई करके देखो जरा। अभी तक हम लोग बार बार कौन सी ग्रेड की बात कर रहे हैं? M30 की बात कर रहे हैं। M30 के लिए फाइंड आउट करो जरा। पहला सवाल, फॉर M30 कंक्रीट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? फॉर M30 कंक्रीट, फॉर M30 कंक्रीट what is the value of mean characteristic strength? यस, M30 के लिए कितना होगा? We know that mean characteristic strength that is equals to FCK plus 1.65 times of sigma, 30 plus 1.65 times of 5. So I think it coming out to be 38.2. ये आपकी mean characteristic strength है। यस, क्लियर। M25 के लिए कितना होगा? 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 ठीक, तो 25 प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ 4 करेंगे हम लोग, है ना? सबका आ रहा है 31.60? 31.60 ठीक है, सबका आ रहा है? ठीक है, ओके ओके, चलिए। अब देखिए जरा अगली बात। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बता रहा है? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टैंडर्ड डेविएशन? ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बता रहा है कि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है, कंक्रीट का जो आपके पास क्यूब्स आपने कास्ट किए हैं, उस क्यूब्स के जो स्ट्रेंथ का वेरिएशन आपको बता रहा है। सही बात है कि नहीं? यही तो स्टैंडर्ड डेविएशन, यही तो होता है कि नहीं होता? तो स्टैटिकली द वेरिएशन इन कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ, ये जो भी आपका वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ इन कंक्रीट होता है, दैट इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, एक और वर्ड होता है। उसके बेसिस पे हम लोग जो है स्ट्रेंथ का जो वेरिएशन है उसको हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर है बात? तो आप बोल सकते हैं कि एक पॉइंट करके आप लोग बोल सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ concrete strength
the variation of concrete strength is studied in terms of is studied in terms of standard deviation. Standard deviation, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, ठीक। और एक और शब्द आता है आपका एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली आपको वेरिएशन ही बताता है, डायरेक्टली वेरिएशन बताता है। अब ये जो शब्द आ रहा है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, दिस इज जनरली नथिंग, दिस इज रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन स्ट्रेंथ, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन स्ट्रेंथ। जो आपका मीन स्ट्रेंथ है एफएम और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और जनरली इसका जो इसका जो वैल्यूज है, जनरली इसका जो वैल्यू है वो लाई करता है आपका 0.01 से लेके 0.02 के बीच में, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जनरली लाइज इन द रेंज ऑफ 0.01 से लेके 0.02, ठीक। ये इसका वेरिएशन रहता है। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है? चलो देखिए जरा, देखिए जरा। तो जैसे कि हमारी बात हुई कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का वेरिएशन आपको बताता है, स्ट्रेंथ का वेरिएशन आपको बताता है, ठीक। तो मैं आपके सामने दो सिनेरियो लेके आ रहा हूँ। क्या दो सिनेरियो लेके आ रहा हूँ, देखिए सर। सिनेरियो आपकी ये है, तो ये आपका कर्व है। कौन सा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम आरसीसी की बात कर रहे हैं, कंक्रीट की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं लेके आ रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये आपका स्ट्रेंथ हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है जी। मैंने क्या किया, मेरे पास दो साइट है, साइट ए और साइट, मेरे पास दो साइट है, वहां पे दो अलग अलग इंजीनियर काम कर रहे हैं, ठीक। अब दोनों ने क्या किया है, दोनों ने कंक्रीट कास्ट किया है, ठीक है। कोई भी चीज बनाना है, कॉलम बनाना है, वट जो भी बनाना है, दोनों ने कंक्रीट कास्ट किया है। दोनों ने कंक्रीट कास्ट किया है, तो हमने क्या किया, हमने कहा रुको, हम लोग थोड़ा सा कुछ चेक करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ से सैंपल्स लिए दोनों से, एक ए वाले से सैंपल लिए, ए वाले से सैंपल लिए, तो फर्दर मेरा जो कर्व आया, ए वाले से सैंपल लिए तो मेरा जो कर्व आया मेरा, फिर इस तरीके का कर्व आया, ठीक। ओके जी। उसके बाद मैं चला गया बी वाले के पास, बी से मैंने कुछ सैंपल लिए, बी से मैंने सैंपल लिए तो मेरा जो कर्व आ रहा है वो कर्व कुछ इस तरीके का आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है, कर्व कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक। अब दोनों से मैंने पूछा, बताओ जरा कौन सा कंक्रीट आपने कास्ट किया है? ये बोलता है सर मैंने भी M30 कास्ट किया है, मैंने M30 कास्ट किया। इससे भी पूछा मैंने, बोलता है सर मैंने भी M30 कास्ट किया, ठीक है भैया। दोनों ने M30 कास्ट किया है, बट दोनों के कर्व आपके अलग आ रहे हैं। ये आपका जो बी इंजीनियर है उसका आ रहा है, ये आपका ए वाले का कर्व आपका आ रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ए और बी में से किसकी वैल्यू ज्यादा, या किसने कंक्रीट ज्यादा अच्छे से बनाया है, या किसकी कंक्रीट का जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छा है? और आप ये भी यहाँ से आप ये भी कर सकते हो कि किस किस कंक्रीट का स्ट्रेंथ आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। यस, आउट ऑफ ए और बी कौन सी कंक्रीट की क्वालिटी आपकी अच्छी है? कौन से कंक्रीट की क्वालिटी आपकी अच्छी है? जल्दी से बोलो। ये आपका ए है, ये आपका बी है। दोनों ने M30 सेम कंक्रीट कास्ट किया। एक के जो मैंने जब हमने सैंपल लिए तो आपका कर्व ये बना,
और बी वाले से का जब सैंपलिंग किया तो इसका कर्व ये बना। तो बताओ जरा, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं कर्व ए की बात करूं तो कर्व ए में आप देख सकते हैं ना कि मिनिमम और जो मैक्सिमम वेरिएशन आ रहा है वो काफी आसपास में, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है इसकी काफी कम है। अब कर्व वी की बात करें तो एक वाला क्यूब का तो स्ट्रेंथ आ रहा है आपका, मान लो M30 बना रहा है तो एक का स्ट्रेंथ आ गया आपका 5 के आसपास, और एक का स्ट्रेंथ आ रहा है आपका 100-150 के आसपास आ रहा है। तो इतना वेरिएशन कैसे भाई? अगर इतना वेरिएशन तो आप समझ लो कि वहां पे आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बिल्कुल पुअर है। ठीक, दूसरी ओर यहाँ से जो कंक्रीट का मिक्स आपका निकल के आ रहा है वो बिल्कुल पुअर क्वालिटी का आपका जो है, पुअर क्वालिटी का जो है आपका वो आपका मिक्स है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दिस इज योर पुअर क्वालिटी एंड दिस इज योर गुड क्वालिटी, दिस इज योर गुड क्वालिटी कंक्रीट। ठीक है, अब ये पुअर क्वालिटी और गुड क्वालिटी मेरे को कैसे मालूम पड़ा? मेरे को डेविएशन से मालूम पड़ा। और डेविएशन कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप बोल सकते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एट अ पर्टिकुलर साइट, पुअर इज द क्वांटिटी। अगर आपको डेविएशन बहुत ज्यादा दिख रहा है तो उतना ज्यादा कंक्रीट आपका पुअर रहेगा, और जितना कम डेविएशन आपको देखने को मिलेगा उतना अच्छी क्वालिटी का आपका जो है क्या रहेगा? कंक्रीट रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या हम लोग लिख सकते हैं? जल्दी से बोलो, क्या हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं? जल्दी से बोलो। तो मैं क्या बोलूंगा? हायर हायर is the standard deviation, higher is the standard deviation, higher is the standard deviation obtained, higher is the standard deviation obtained at a particular site, at a particular site shows poor quality, poor quality control, poor quality control at the site because 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 variation, because variation of test results is more, test results is more। जल्दी से बोलो, क्या यहाँ तक बात सही है? बात समझ में आया सबको? ये इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कंक्रीट को आप कास्ट कर रहे हैं, किसी भी कंक्रीट को आप कास्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी जो आपके स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ? कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको, अगर आपको मीन कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो है उसके आसपास आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल काफी अच्छा है। और जनरली ये देखा भी गया है कि मैक्सिमम जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल आपका अच्छा रहता है तो ज़्यादातर क्यूब्स की जो स्ट्रेंथ आपकी निकल के आती है वो आपकी जो है FM के आसपास आपको निकल के आती है। मतलब ज़्यादातर स्ट्रेंथ आपका इसी एरिया में लाई करता है, ये जो एरिया है यहाँ तक, ये एरिया में आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ आपका लाई करता है। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है।